नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं पंजाब से, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल राघव चड्ढा ने नवजोत सिंह सिद्धू पर वार करते हुए उन्हें पंजाब की सियासत का राखी सावंत बताया था। सिद्धू ने कहा था कि केजरीवाल सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों में से एक को दिल्ली में लागू कर दिया था, फिर विधानसभा में कानून की कॉपी फाड़ने का ड्रामा क्यों किया। सिद्धू के इसी बयान पर राघव चड्ढा ने उन्हें राखी सावंत बताया था और कहा था कि उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन राघव चड्ढा के इस बयान पर विवाद हो गया है। सरकार ने दिल्ली विच प्राइवेट मंडी एपीएमसी ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। उदों बाद ड्रामा किया, सैशन बुला के बिल पाड़ते। ये ड्रामा है सारा, ये दिखावा है सारा, ये मगरमच्छ दे आंसू है। तो सिद्धू का यह बयान था जिस पर राघव चड्ढा ने रिएक्ट किया था और कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू राखी सावंत हैं। आइए सुन लेते हैं उनका बयान। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब की सियासत के राखी सावंत बन गए हैं। उनकी तोप का निशाना कैप्टन अमरिंदर की ओर होता है, जिसके चलते उन्हें कांग्रेस हाईकमांड से बहुत डांट पड़ी। और डांट का असर यह हुआ कि आज फॉर अ चेंज, एक बदलाव के तहत उन्होंने अपनी तोप का मुंह अरविंद केजरीवाल जी की ओर मोड़ दिया। उनकी तोप का मुंह फिर कैप्टन अमरिंदर की ओर आ जाएगा और वो फिर पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर पे वार करना शुरू कर देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जी को पंजाब पॉलिटिक्स में कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। और इसके बाद सिद्धू ने ट्वीट करके राघव चड्ढा को जवाब दिया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कहते हैं कि मानव का विकास बंदर से हुआ है। आपका दिमाग देखकर लगता है कि आपका अभी विकास हो ही रहा है। आपने कृषि कानूनों के बारे में, अपनी सरकार के नोटिफिकेशन के बारे में मेरे सवाल का अब तक जवाब नहीं दिया है। और कृषि कानूनों के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अकाली दल ने काला दिवस मनाया। सुखबीर बादल की अगुवाई में अकाली नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी भी दी। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इस दौरान कहा कि पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा देश इस सरकार के खिलाफ है। शुक्रवार को संसद भवन के आसपास के इलाके छावनी जैसे नजर आए। शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे से लेकर संसद भवन तक मार्च का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि कोरोना के चलते धारा 144 लागू है और प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस ने इनके मार्च को रकाबगंज गुरुद्वारे से आगे नहीं बढ़ने दिया। पूरी रात नाके लाके साडे वर्करां नूं रोकिया, लाठी चार्ज कीते, साडियां गड्डियां तोड़ियां, पीसफुल प्रोटेस्ट नूं रोकन करके ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਪੀਸਫੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ मोदी सरकार के खिलाफ होया बैठा है। दोपहर तक दिल्ली पुलिस ने सुखबीर बादल और हरसिमरत समेत अकाली दल के कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिनको बाद में छोड़ दिया गया। हमने क्लियरली कहा था हम बहुत शांतमयी तरीके से अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं एंड पूरा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके हम अपने गुरुद्वारा साहब में जाके पार्लियामेंट के सामने हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहते हैं। लेकिन हैरानी की बात कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने नोटिफिकेशन निकाला कि गुरुद्वारे तक नहीं पहुंच सकते, केंद्र की सरकार जिन्होंने हमारे बॉर्डर में रोका, उनको यहाँ तक उनको जहाँ होटल में रह रहे थे कमरों से निकाल के उनको वापस जाने को कहा। स्कूटर में से, ट्रेनों में से, बसों में से निकाल के औरतों तक को रात को रास्ते में बैठा दिया। तो खट्टर साहब हो, मोदी हो, केजरीवाल हो, इन्होंने सब तीनों ने इकट्ठे होके ये शांतमय प्रदर्शन को, किसानों की आवाज को कुचलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अकाली दल के प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने इतनी नाकेबंदी कर दी थी कि आम आदमी घंटों जाम में फंसा रहा।
जाम में एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। आज का ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण निकल गया है, लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस या जो दूसरी फोर्सेस हैं देश की, राजनीतिक कार्यक्रम अगर सरकार के होते हैं, बीजेपी के होते हैं तो वो करने दिए जाते हैं, लेकिन अगर विपक्षी दल के लोग प्रदर्शन करने आते हैं तो कोरोना का हवाला दिया जाता है, धारा 144 लगा दी जाती है और उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है। ये आरोप शिरोमणि अकाली दल लगा रहा है। सहयोगी शशिकांत झा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बना है। आज अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और ये विशेष अभियान जारी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के आसपास 100 करोड़ टीके लग जाएंगे। इसके अलावा जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कोशिश हो रही है कि चुनाव से पहले सबको पहली डोज लग जाए। टीकाकरण का नया रिकॉर्ड, मौका चौथा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की वजह से खास, जब भारत ने एक दिन में 2 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले 27 अगस्त को 1,03,35,290 टीके लगे थे। 31 अगस्त को 1,33,18,718 टीके दिए गए थे। 6 सितंबर को 1,13,53,571 टीके के डोजेस दिए गए। All health workers, well done India. तो क्या टीके की ऐसी क्षमता है जब रोजाना टीकाकरण के करोड़ का आंकड़ा पार हो पाए? स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र के मुताबिक राज्यों के पास टीके की कोई कमी नहीं। इस महीने कोविशील्ड से 20 करोड़ और कोवैक्सीन से 3.25 करोड़ टीके मिलने की उम्मीद है। साथ ही 100 करोड़ टीके के डोजेस का आंकड़ा अक्टूबर के पहले हफ्ते में छूने की उम्मीद है। कोविन चीफ आर.एस. शर्मा ने ट्वीट किया कि ये टीकाकरण के काम में जुटे लोगों के अथक परिश्रम का नतीजा है। हमने रियल टाइम वैक्सीनेशन का नया फीचर कोविन पर जोड़ा है। अभी 700 टीके प्रति सेकंड की रफ्तार से हर मिनट 42,000 टीकाकरण किया जा रहा है। बनते टूटते रिकॉर्ड पर ऐतराज नहीं, पर चुनौती इस रफ्तार को बरकरार रखने की है। टीके की कमी का संकट कुछ हद तक टला जरूर है, पर अब भी ऐसी स्थिति नहीं बनी जब रोजाना ऐसी रफ्तार बरकरार रहे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो आज जहां पीएम मोदी के जन्मदिन पर टीकाकरण अभियान चला है, वहीं बीजेपी ने भी वृक्षारोपण से लेकर रक्तदान शिविर जैसे कई सामाजिक कार्यक्रम किए, लेकिन यूथ कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया है। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ समेत देश के कई शहरों में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कहीं पर जूता पॉलिश की गई तो कहीं पर पकौड़े तले गए। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद आखिरकार भारत ने अब अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। खुद पीएम मोदी ने कहा कि ये समावेशी सरकार नहीं है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन बिना संवाद के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। बिल्डिंग तक हर सेक्टर में और अफगानिस्तान के हर भाग में हमने अपना योगदान दिया। पहला मुद्दा यह है आज कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन खाद्य सामग्री इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से जुड़ा तीसरा विषय यह है कि इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अनियंत्रित प्रवाह बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से पिछले 24 घंटों में 40 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश में बहुत सारे घर गिर गए, बड़ी संख्या में जानवर भी मारे गए हैं। कई जिलों में आज भी बहुत तेज बारिश हुई है। झमाझम बारिश से हुए सुहाने मौसम में वे सोए तो लेकिन जागे नहीं। जौनपुर के सरायखानी गांव में भरतलाल के घर के 5 लोग बेखबर सो रहे थे। अलस सुबह दीवार उन पे गिर पड़ी। पहले गांव वाले मदद को आए, बाद में प्रशासन भी पहुंचा। मलबे से निकले 3 लोग मर चुके थे, 2 जख्मी होकर अस्पताल में हैं। क्या कच्ची थी क्या? कैसे गिरी है दीवार?
ये बारिश हो रही थी इसलिए गिर गई क्या? तो जिस समय दीवार गिरी है उस समय घर में कितने लोग सो रहे थे? 5 लोग। अयोध्या रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर साहब पैर हवा में उठाए हुए थक गए हैं। बाबू हमारे स्टेशन मास्टर यहाँ बैठे हैं। फर्श बारिश के पानी से डूबा हुआ है। पूरे दफ्तर की यही हालत है। उनके मातहत कर्मचारी भी पैर ऊपर उठाए हुए हैं। अयोध्या के मोहल्लों में भी यही हालत है। डूबी हुई सड़कों पे लोग जेसीबी से सफर कर रहे हैं। और यह दूसरी धर्मनगरी प्रयागराज है, जहां मूसलाधार बारिश से तमाम इलाके डूब गए, तमाम घर गिर गए। घर में खाना वाना का बचा है? नहीं है। आपका राशन वासन सब सही है कि वो हो गया, बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया? सब दबा गया। चोट नहीं लगा? नहीं। सरकार से कोई मदद नहीं मिला अभी तक? अभी नहीं मिला। मूसलाधार बारिश से मकान, पेड़ या बिजली गिरने से पूरे यूपी में पिछले 24 घंटों में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है। इनमें बाराबंकी में 8, प्रयागराज में 6, फतेहपुर में 5, रायबरेली में 5, जौनपुर में 4, कौशाम्बी में 3, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर में 2-2 और हरदोई में 1 हैं। बड़ी तादाद में जानवर मरे हैं। बाराबंकी की इस गौशाला में गायों के 100 ही 100 हैं। वीडियो बनाने वाला 24 100 की गिनती करता है। प्रशासन 10 से 15 बताता है। फतेहपुर में भी तमाम गाय और बकरियों की मौत हुई है। हरदोई की भी सरकारी गौशाला में तमाम गायें मर गई हैं। यहाँ पर 8 गौवंश की मृत्यु हो गई है, 6 गौवंश बीमार हैं। ये गौवंश पहले से बीमार थे, इनकी दवा चल रही थी और अचानक पानी बहुत ज़्यादा बरस जाने से ये रिकवरी गौवंश नहीं कर पाए, इनकी मृत्यु हो गई। फतेहपुर के ललौली गांव में दरवाजा तो अपनी जगह खड़ा है, लेकिन पूरा घर जमींदोज हो गया। इस अस्पताल से भी रोने की आवाजें आ रही हैं। दीवार के मलबे में दबे घायल को लाए थे, डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा बता दिया। रायबरेली के कई इलाके डूब गए, जहां नावें चलती रहीं। जैसे नाव दिखाएं तो क्या आप भी नाव से आते हैं जहाँ तक? नाव से हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ की दिक्कत तो है ही है। जाने नहीं, यहाँ से निकलने कोई संसाधन है? कोई संसाधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हम लोग एक लाइन के बगल बगल पानी मिल के जाए थे। कच्चे घरों के गिरने से लोगों की मौत को रोकना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े पैमाने पे लोग गाँवों में कच्चे घरों में रहते हैं। लेकिन इस तरह की जो चीजें नजर आती हैं, ये तो विकास की विषमताओं का नतीजा है, जिसे अब तक ठीक कर लिया जाना चाहिए था। ब्यूरो इनपुट्स और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।